नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो टॉप 50 एमसीक्यू मैथ्स के लाए थे सेशन, उसका आज लास्ट पार्ट बनने वाला है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिएगा। 3 पार्ट इससे पहले बन चुके हैं। उन सभी में मैंने बहुत ही डिटेल में सभी क्वेश्चंस को कराया हुआ है और हमारा अनुमान है कि इस टॉप 50 क्वेश्चंस के आसपास ही आपको पेपर में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज़ तो कहीं से भी नहीं उठते हैं, बस उसका मेथड ही आता है। तो आपको मेथड को सीखते चलना है और उसी मेथड से आपको आगे भी क्वेश्चंस बनाने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आप ज़रूर हमारे कोर्स के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करिए। वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमने महिला पर्यवेक्षक का कोर्स लाया हुआ है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएंगी और आपके डिटेल जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना जो कोर्स है वो तैयार किया हुआ है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके हमने बहुत ही डिटेल में और सरल तरीके से जो वीडियोस हैं बनाए हुए हैं आप सभी के लिए, और साथ ही आपका स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना होगा और हमारे साथ जुड़ना होगा। कोर्स के लिए आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 पर कांटेक्ट करके हमसे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। इससे पहले तक 38 क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ था, आज हम 39 से करेंगे और 50 क्वेश्चन को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो और स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 5 छात्रों के गणित में अंकों का औसत कितना पाया गया था? 65 पाया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है इसको देखते हैं। 2 तरीके हैं बनाने के। मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन बताए लगभग सभी के मैंने 2 तरीके बताए होंगे। एक तो जो डिराइव मेथड है, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, और दूसरा जिनको आता हो वो कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसका भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बोला गया है कि 5 छात्रों के गणित में औसत अंक कितना है? 65 है। ये तो औसत की बात की गई है। और आगे चल के बोला गया कि अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया गया। अगर 37 पढ़ा होता तो मेरे ख्याल से औसत अलग होता। आपको भी इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 37 और 73 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 37 छोटा अंक होता है, 73 बड़ा अंक होता है। अगर 37 ही पढ़ा जाता तो जाहिर सी बात है औसत कम होता। 73 पढ़ा गया इसलिए औसत थोड़ा 65 में आया है। अब इसके लिए क्या चाहिए होगा? तो इसके लिए तो सबसे पहले मुझे जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए, तो इसके लिए तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा कि मेन कितना अंक प्राप्त हुआ था। सभी पाँच जो छात्र हैं उनका टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ होगा ये निकालेंगे। ये तो एवरेज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जो एवरेज दिया रहता है उसको छात्रों की संख्या जो भी बताई गई होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका टोटल अंक। टोटल अंक 5 × 25 का 5, हंसी लाई 2, 5 × 31 2 32। टोटल अंक 325 अंक प्राप्त हुआ रहा होगा। अब ये 325 अंक में एक छात्र का ऐसा अंक रहा होगा कि उसने 33 अंक प्राप्त किया हुआ होगा। अब उस 33 को गलती से 73 पढ़ लिया गया। 73 पढ़ लिया गया तो यहाँ पर ये 73 जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या एक्चुअल में 73 था क्या उसका अंक? नहीं था। उसका तो कितना था? 37 था।
तो मुझे तो यहाँ कितना जोड़ना चाहिए था 37, एक्स्ट्रा कितना जोड़ गया ये कैसे मालूम चलेगा? तो कैसे मालूम चलेगा, जोड़ना था 37 और जोड़ लिया मैंने 73, तो 73 जोड़ लिया, जोड़ना था 37, कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है मैंने, 36 अंक एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, 36 अंक यहाँ एक्स्ट्रा है। अगर इस 36 को मैं इसमें घटा दूंगा तो मुझे एक्चुअल में जो इनका टोटल अंक प्राप्त होना था वो प्राप्त हो जाएगा सर। तो यहाँ मैं 36 माइनस कर लेता हूँ, टोटल प्राप्त अंक में जो एक्स्ट्रा अंक जुड़ा है उसको मैं माइनस कर लेता हूँ। तो 15 में 6 गया 9, 11 में 3 गया 8 और ये 289 अंक होता है। 289 अंक टोटल कितने छात्रों ने प्राप्त किया होगा? 5 छात्रों ने मिलकर प्राप्त किया होगा। तो एक्चुअल में 289 अंक प्राप्त होना था, तो अब इसका मैं औसत निकालूंगा। तो नया जो औसत प्राप्त हो जाएगा कितने में, 289 में 5 से। तो 57.8 ये आपका राइट आंसर होगा कि इतना औसत आपका आना था। लेकिन प्रश्न में तो गलत दिया था, इस वजह से ये गलत औसत आया था। सही औसत हमने निकाल के आया और यही प्रश्न में पूछा था कि सही औसत ज्ञात करना था। तो सही अंक प्राप्त कर लिए, सही अंक को फिर 5 से डिवाइड करके सही औसत प्राप्त कर लिया। अब ये तो हुआ जो बेसिक से सीखना चाह रहे थे उनके लिए। जिनको आता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ तक सीख चुके होंगे इस तरीके का मैथड, तो उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, या जिनको आता होगा तो आसानी से बना ही लेंगे। और साथ ही जो यहाँ तक सीख गए हैं वो एक और मेथड सीख जाओ ताकि आपको और भी आसानी हो। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस प्रकार की जहाँ भी गलत अंक पढ़ लिया गया हो तो नया औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा वाले प्रश्न में आप कर सकते हैं कि जितना गलत पढ़ा गया है उसका डिफरेंस ले लेना, कितना सही था और क्या गलत पढ़ा गया उसका डिफरेंस ले लेना। तो 73 पढ़ लिया गया था, सही था 37, इसका डिफरेंस था 36 का डिफरेंस था। अब ये डिफरेंस जो ज़्यादा आया है वो इसी में से ही ज़्यादा आया है। तो इसको मैं जब जो डिफरेंस में निकालूंगा उसी का मैं औसत ले लेता हूँ। औसत ले लूंगा, क्या होगा, 5 7 35 दशमलव 1 बचा 5 दूनी 7.2। ये जो 7.2 है ये औसत निकल गया। जो गलत मतलब एक्स्ट्रा अंक जुड़ गया था ना, 37 लेना था 73 जुड़ गया था, डिफरेंस निकाला तो कितना 36 अंक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ मिला। इसी एक्स्ट्रा का मैंने औसत ले लिया और इसी औसत को जो दिए गए औसत में मुझे घटा देना है। तो 65 में मैं घटा दूंगा 7.2, ये 0.8 और इधर 14 में 7 गया 7 और ये 5, 57.8 ये आ जाता है। तो ये आपका 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक तो ये है, पहले तो प्रायोरिटी इसको देना कि आप यहाँ से सीख जाएं। जब सीख जाएंगे ना तो आपके दिमाग में धीरे धीरे यही कैलकुलेशन ये वाला बैठ जाएगा फिट, कि हाँ कुछ नहीं करना रहता, डिफरेंस तो लेते ही हैं, फिर इस डिफरेंस को यहाँ घटा के फिर 5 से डिवाइड करते हैं। उससे अच्छा जो डिफरेंस लिए हैं उसी में 5 से डिवाइड कर, ये जो भी अंक दिया हो उससे डिवाइड कर, दिए निकले औसत को मेन जो प्रश्न में दिया गया औसत उससे घटा देंगे तो सही औसत प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला गया है एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी जुड़े हुए हैं। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में और पाइप सी 18 घंटे में भर सकता है। मतलब सॉरी, जो पाइप सी है वो खाली कर सकता है। पाइप ए भरता है, पाइप बी भी भर सकता है और पाइप सी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान लिया कोई टैंक है जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें 2 पाइप ऐसे लगा रहे हैं जो उसको भरने का काम करते हैं और तीसरा पाइप एक ऐसा लगाया गया है जो कि वहां से पानी निकालने का काम करता है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया गया, 2 भरने वाले को और एक निकलने वाले को। तो बताइए कि कितने समय में वो भर जाएगा, कितने समय में वो टंकी भर जाएगा, तो ये निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना होता है, ये कार्य के ऊपर भी डिपेंड आता है, ये पाइप और टंकी से संबंधित है, इसी पर आधारित आपको कार्य के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कार्य का क्वेश्चन कैसा रहेगा कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए और बी किसी ए की कार्य क्षमता कुछ है, बी की कार्य क्षमता कुछ और है, सी की कार्य क्षमता कुछ और है। ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं तो इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बताओ ए बी और सी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अगर देखा हुआ तो वो बन जाएगा। तो ये भी वहीं पर उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बेसिक मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड, उसके बाद शॉर्टकट से भी आप बना सकते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट शॉर्टकट ही बताएगा, तो डायरेक्ट शॉर्टकट इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि बना कैसे। आप जब लंबे मेथड को एक बार समझ में आ जाएंगे, एक बार देख लेंगे ना, तो समझ में आएगा कि हाँ शॉर्टकट मेथड भी यहीं से ही डिराइव हुआ है और मैथ्स में ऐसा ही होता है। तो पहले ए को मैं लेता हूँ, जब भी इस प्रकार का आए तो उसको 1 के बटे में लेते चलना।
ए 10 घंटे में भरता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/10। बी 15 घंटे में भरता है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/15। और सी 18 घंटे में खाली करता है तो उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1/18। अब ये दोनों भरने का काम करते हैं तो इनको जोड़ दो भाई, जोड़ दिए तो ये क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम ले ले। लघुत्तम लेने इससे पहले वाले क्लास में बताया था। गुणक है, देखो ये भी 5 का गुणक है, ये भी 5 का गुणक है, तो 5 तो आएगा ही। और अलग अलग क्या है, 5 से 2 बार में गया, 5 तो आएगा ही, 2 बार में जा रहा है तो 2, ये 3 बाजार में जा रहे तो 3, 5 दूनी 10 या 30, 10 से 3 बार में आया तो गुना यहाँ 3 करोगे तो 3, प्लस 15 से 2 बार में गया तो गुना 2 करोगे तो 2। आगे लिखता हूँ इसको 5/30, 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/6 उनकी कार्य क्षमता रहेगी। 1/6 उनकी कार्य क्षमता है, मतलब वो इसको पलट लेना तो ये 6 दिन में उस मतलब 6 घंटे में भर सकेंगे टंकी को, जब दोनों बस रहेंगे। लेकिन ये दोनों बस हैं क्या, ये पलटाया क्यों, क्योंकि 10 मेरा क्या था, भरने का समय था ना उसका, इतने घंटे में भर सकता है, तो उसकी कार्य करने का समय बताया गया था। 1 के बटे में लूंगा तो उसकी क्षमता हो जाती है वो, तो यहाँ पर भी दोनों को मिलाया तो 1 के बटे में तो क्या है, उनकी क्षमता है, और उसी को पलटा दूंगा तो उसका क्या रहेगा, समय रहेगा, जैसे कि यहाँ पर किया हूँ एज इट इज। ठीक है, तो ये मेथड आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब मैंने क्या बोला, ये हटा दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगी किस तरीके से मैंने एलसीएम लिया हुआ। अब देखिए 6 घंटे में तो दोनों भर लेते, लेकिन ये दोनों बस काम करने का, ये दोनों ही पाइप लगी हुई है टंकी में, नहीं, एक तीसरा पाइप सी भी लगा हुआ है, ये सी, जो कि 1/18 घंटे में खाली करता है। खाली करता है मतलब क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। दोनों भर रहे थे मतलब क्या, ऐड कर रहे थे, खाली कर रहा है माइनस कर रहा है। तो ये ए और बी की कार्य क्षमता कितनी थी, 1/6 माइनस 1/18 लूंगा, इसको आगे सॉल्व किया, 6 के गुणक में ही है, एक बार में 3 बार में तो 6 थी 18 ही आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि उसके पहाड़े में ही है। तो इसे 6 से 3 बार में तो 3 माइनस 1 बार में तो 1, ये आया 2/18, आपका ये आएगा आंसर 1/9। पलट लेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 घंटे में जब तीनों पाइप एक साथ कार्य करे तो 9 घंटा वो समय होगा जिसमें टंकी भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये लॉन्ग मेथड है, जिनको नहीं आता था वो ये समझेंगे। शॉर्ट मेथड में आप क्या कर सकते थे, ये जो इतना लंबा मैंने किया तो इसको मैं 2 स्टेप में कर सकता था। उसके लिए क्या करना होता है, जो यहाँ पर मैंने प्लस किया है ना, 1/10 धन 1/15, तो और आखिरी में जाके इसको पलटा है जो आंसर आया था। तो इसके लिए अल्टीमेटली क्या करना होता है, एक फॉर्मूला सब याद रख लेंगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये भरने के लिए, जब दोनों भर रहे होंगे टंकी को, या 2 लोग एक साथ काम कर रहे होंगे तब। खाली करने का पूछे तो x इंटू वाई ही रहेगा, बट यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि एक पाइप जो है खाली करेगा या एक व्यक्ति वहां से हटाएंगे 2 काम को करने के लिए। काम वाले के संदर्भ में मैं बता दूंगा। पाइप के लिए लेंगे तो टंकी को अगर एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहे हैं तो उस संदर्भ में ये, जब दोनों पाइप भर रहे हैं तो उस संदर्भ में ये। जब कार्य का प्रश्न आए तो 2 लोग अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये सूत्र लगाइएगा। और जब बोले दोनों मिलकर का काम दे दिया जाए, दोनों व्यक्ति मिलकर कोई काम 15 दिन में करते हैं और एक व्यक्ति 10 दिन में करता है, तो दूसरे व्यक्ति का बताइए बोले, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। ये क्यों करना है, क्योंकि एक का जब घटा देंगे हम तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, इसलिए। अब ये x और y क्या होंगे, तो ये जो दिया गया वैल्यू होता है ना, यही x और y होता है। ठीक है, वहां से भी सेम आंसर ही आएगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ आप रखते हो एलसीएम निकालते हो तो ये 30 आता ही है, और इसको फिर मल्टीप्लाई एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हो 5, और फिर आखिरी में पलटते हैं ना, तो यहाँ पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए 10 लेता हूँ मैं, 10 गुना y मेरा कितना था 15, और ये हो गया 25, 3 बार में 5 बार में 5 से 2 बार में ये आया 6, ये 6 आया, यहाँ भी 6 आया था। यहाँ पलटने की जरूरत पड़ी, यहाँ नहीं पड़ी। तो ये वाला अगर फॉर्मूला आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा, अगर याद रख सकते हैं तो। अगर याद नहीं रख सकते तो पूरा डिराइव कर लीजिएगा। व्यापम के एग्जाम में आप देखेंगे तो आपके पास समय रहता है, तो इतना लंबा प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप एसएससी, रेलवे, इन सभी का एग्जाम दिला रहे तो वहाँ समय की कमी रहती है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना। अब ये 6 आया था, अब एक टंकी मैंने बताया, अब इसको x मानेंगे। क्यों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बस लिखा हूँ ना, तो दोनों का मिलकर काम करने का मेरे को निकल गया था, दोनों टंकी एक साथ भरने का मेरे को समय मिल गया था, और खाली करने का समय पता था, तो इसको x मान लिया, खाली करने वाले को मान लिया। अब x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा। अब ये मत सोचना कि 6 माइनस 18 अगर कर रहा हूँ तो -12 आना चाहिए।
तो -12 नहीं लेना है, यहाँ पर ना आपको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट घटाने का है वो, क्योंकि यहाँ घटाना ही है आपको। तो आप अगर माइनस और प्लस के फेर में फंस रहे होंगे तो जो बड़ा पद रहेगा उसको x ले लेना और दूसरे को y ले लेना, ठीक है। फिर 6 से 2 बार में गया, 2 से 9, तो 9 यहाँ आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से वो बन जाएगा। तो ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला भी, तो यहीं से ही डिराइव हुआ, क्योंकि आखिरी में हम बदलते ही हैं, तो बदलने से वैसा वाला ही फॉर्मूला आएगा। क्योंकि देखो इनके एलसीएम जो लेते हैं तो क्या होता है, गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। मैंने निकाला था यहाँ पर 5 गुना 2 गुना 3 ऐसे करके, तो यही तो गुणनफल है क्या। तो 30 आता है कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज। तो ये बना लीजिएगा, जिनको आता हो शायद ये जानते होंगे ये वाला फॉर्मूला, नहीं आता होगा तो डायरेक्ट सीख लीजिए, ये कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। और जो मैंने इससे पहले 2-4 लाइन बोला है कि कहाँ कहाँ पर यूज होगा उसको भी नोट करते चलिएगा। आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ याद है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। माना कि x सबसे न्यूनतम संख्या है जिससे 10,424 द्वारा घटाए जाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए किस संख्या को x द्वारा गुना किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा शुरू बार में पढ़ने से, बट इसको तोड़कर पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िएगा क्वेश्चन को तो इजी पड़ेगा। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया कि माना कि कोई x सबसे न्यूनतम संख्या में मतलब छोटा संख्या प्राप्त करना होगा, जिसे 10,424 द्वारा घटाए जाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। मतलब इस x को जब इसमें मैं माइनस कर दूंगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मुझे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला लाइन क्या बोला, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, अब पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा घटाने से, लेकिन पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए किस संख्या को x द्वारा गुना किया जाना चाहिए। मतलब ये x भी अपने आप में अभी पूर्ण नहीं है, कोई तो संख्या होगा, लेकिन उसको पहले किसी संख्या से, किस संख्या पूछ दिया ना, तो किसी संख्या से गुना करना होगा इस x को, और घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है कि सबसे पहले ना आपको एक विधि सीखना होगा, एक मेथड सीखना होगा। वो मेथड क्या बताते चलता हूं। जब भी पूर्ण वर्ग प्राप्त कर लिया जाए और जोड़ने और घटाने, गुना और भाग करने का सिस्टम है, जोड़ने घटाने का नहीं, गुना भाग का सिस्टम है, सॉरी जोड़ने घटाने का सिस्टम है, गुना भाग नहीं, जोड़ने घटाने का जब भी पूछा जाए सवाल में कि कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए आपको भाग विधि का प्रयोग करना होता है। भाग विधि से आप निकाल सकते हैं कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है। सेम क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता कि कितना गुना किया जाए या कितना घटाया भाग दिया जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होता है। गुना या भाग बोले तो गुणनखंड विधि, जोड़ या घटाओ बोले तो भागफल विधि का प्रयोग करेंगे हम। अब अगला जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हाँ तो सर गुना बोला है, x द्वारा किस संख्या को गुना किया जाए, तो ये x की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रही। इस संख्या में हमें वर्ग निकालना है ना, पूर्ण वर्ग। इस संख्या से के साथ क्या करने बोल रहा है, घटाने बोल रहा है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अब भाग विधि जो बताया वो कैसे निकालते हैं ये आपको बताते चलता हूँ। बहुत ही आसान है, बस 2-4 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भाग विधि आराम से सीख सकते हो। तो भाग विधि के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ना इस अंक को ले लेना है और इसको पीछे से जोड़ी बनाते आना है। पीछे से 2-2 की जोड़ी, तो ये 2 और 4 की जोड़ी होगी, 0 और 4 की जोड़ी होगी, 1 बच गया। सामने कुछ नहीं है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, तो 0 ले लिया। सामने 0 लूंगा तो चल जाएगा, पीछे 0 लूंगा तो नहीं चलेगा। ये केस समझना, अगर दशमलव के इस पार है अंक, जैसे 50.4 है, दशमलव के इस पार है अंक तो इधर सामने 0 लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार दशमलव के इस पार है अंक तो पीछे 0 लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के अगर दाएं साइड है तो आपको सामने 0 नहीं लेना है, उसके दाएं साइड ही लेना है। अगर दशमलव के बाएं साइड है अंक तो उसके सामने आप 0 ले सकते हैं। इधर पीछे लोगे तो ये 500 हो जाएगा, तो इस बात को समझिएगा। तो मैंने यहाँ पर सामने 0 ले लिया, सामने यहाँ 0 ले लिया जोड़ी बनाने के लिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पद को देखेंगे, जो हम जोड़ी लिए हमने, वो अंक किसके वर्ग के रूप में आ रहा है, वर्ग या उससे कम होना चाहिए। ये जो जोड़ी बनाया ना, तो आप जो भी अंक लोगे उसका वर्ग या उससे कम अंक वो होना चाहिए। तो भाई एक किसका वर्ग के आसपास है, एक खुद के वर्ग के आसपास है, तो उसको 1 ले लेना है, यहाँ भी 1 ले लेना है, दोनों का गुना और यहाँ पर 1 उतार देना है। यहाँ आप 1 लेंगे
और यहाँ पर आप एक लेंगे, यहाँ जो लोगे ना वो पद को यहाँ भी उतारना पड़ता है, तो यहाँ जो लिए उसको यहाँ पर उतार दिए। अभी एक और एक कितना हो जाएगा, एक ही आएगा, तो ये आपस में घट जाएगा। बचा इस एक को यहाँ उतारना, शुरू से बता देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिस जो जोड़ी बनाया हो वो किसी का वर्ग या उससे कम का अंक होना चाहिए। तो ये एक है, एक खुद का ही वर्ग, तो एक ले लिया, तो यहाँ भी एक लोगे, ये मल्टीप्लाई किए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होते चलेगा ना, जो भी अंक लोगे, तो ये कैंसिल हो गया। और जो यहाँ लोगे उसको यहाँ पर आपको जोड़ना भी है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो गया। अब अगला पद, ये तो कैंसिल हो गया, तो अगला पद जोड़ी के साथ ही उतरेगा, 0 और 4। अब देखिए ये तो ले लिया हूं, तो ये तो है अपने आप में। अब बताओ यहाँ पर मैं कौन सा अंक लूं। अब जो अंक लोगे कहाँ लोगे, इसके इस बार लोगे, इस वाले पोजीशन पर लोगे, यहाँ पर उस इस पोजीशन पर आप लोगे, ठीक है। तो कौन सा अंक लूं कि वो 4 में चले जाए। अब 2 आगे हो गया, इसके पीछे जो भी अंक लूंगा वो मतलब 20 के आसपास ही होगा या 20 से ऊपर जाएगा, तो वैसा अंक तो मैं ले नहीं सकता, वो तो हमेशा 4 से बड़ा ही आएगा। तो अगर कोई भी हम भाग विधि में पढ़ते हैं, अगर कोई भी अंक नहीं जा रहा है तो उसको कितने बार में भाग देते हैं, 0 बार में। तो यहाँ 0 ले लूंगा, तो यहाँ भी 0 उतारूंगा, और मैंने बोला जो यहाँ उतारूंगा उसको, मतलब जो यहाँ उतारूंगा उसको आपस में गुना भी करूंगा। तो अब ये 0 को इस 20 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 आ गया, तो 0 और 4 उतर गया। अब अगले स्टेप में फिर 2 का जोड़ी उतारना है आपको, 24, और यहाँ 0 को आपको ऐड करना है, तो ये आ गया कितना, 20। अब देखिए, अब ये 20 के बाद ऐसा कौन सा अंक लूं जिसको, और उसी अंक को इसमें गुना करने पर इसके आसपास आए या इससे छोटा आए, इतना आए या तो इससे छोटा है। तो ये 20 हो गया। अब 20 के बाद कोई भी अंक लूंगा तो कितने, 200 के वैल्यू में आएगा, 200 के वैल्यू में आएगा, और ऐसा अंक लेना है जो इससे ज़्यादा ना हो। तो एक बार लूंगा तो कितना आएगा, 200 एक कम 200, तो छोटा हो जाएगा ना। 2 लेके देखता हूँ, 2 लिया मैंने, तो 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, हाँ ये आ गया, तो इसको मैंने ले लिया। अगर ये 2 से बार में अगर और छोटा रहता है, मान के चलो 300 350 के आसपास आता ये वैल्यू, अगर मान के चलो यहाँ ऐसा पद है कि 2 लेने पर 300 350 के आसपास आ रहा है और ये तो 400 के आसपास है, तो मैं एक अंक और बढ़ा के देखूंगा। ये आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो आपका मेन सॉल्यूशन है, आप इधर रफली कहीं पर करके देखते जाइएगा, और अपने नोट्स में और आपके पेपर में जब आएगा तब ये तो आप कहीं पर भी बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ 2 ले लिया, अब फिर मैं 3 बढ़ाता, वो जो मैं बताया, अगर ऐसा पद रहता कि गुना करने पर अगर 300 350 के आसपास आ रहा है तो मैं पद को बढ़ाकर देखता, 3 लेके दिखाता, 3 लेके देखता, हाँ इसके बराबर ये इससे छोटा आ रहा है, तो फिर 3 को यहाँ लेता और यहाँ भी 3 उतारता और मल्टीप्लाई करता। अभी 2 में आ गया तो मैंने 2 में ले लिया, और ये तो घटता ही है, तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 आया, ठीक। अभी 20 आ गया तो ये कितने बार में गया, 102। अब आगे मेरे पास पद है क्या उतारने के लिए, नहीं है, तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। अगर मेरे पास आगे पद होता तो मैं और उसको उतारते जाता, आगे पद नहीं है तो यहीं रुक गया। अब देखिए 20 ऐसा पद निकल के आया, 20 ऐसा पद निकल के आया जो यहां पर दिख रहा है शेष फल में आपके, कि क्या बोलना चाहिए, इसमें घटाने के लिए मैंने बोला था कि इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपको घटाए जाने के लिए बोला था। तो 20 ऐसा पद निकला जो शेष फल है। अगर ये 20 नहीं रहता तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में दिखता, पूरा पूरा भाग जाता, तो 102 का वर्ग हो जाता, वो 102 का वर्ग हो जाता, ठीक है। अब ये 20 है, अब ये जो 20 बचा, अब बोला गया है आगे, तो 20 संख्या ऐसी होगी जिसको घटाऊंगा ना तो प्राप्त हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे x पूछा था क्या, x 20 निकल गया मेरा, x निकल गया 20, लेकिन मुझे x पूछा था क्या, नहीं, x की वैल्यू नहीं पूछी थी। अगर x की वैल्यू पूछती तो मैं सीधा सीधा 20 को आंसर ले लेता, क्योंकि यही घटाऊंगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो भी आपका शेष फल आएगा ना वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन प्रश्न ने बोला कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए किस संख्या को x द्वारा गुना किया जाए, तो किस संख्या को गुना किया जाए, किस संख्या को x द्वारा गुना किया जाना चाहिए। तो जो किस संख्या बोला ना वो गुना करने वाला, इसमें जो x, ये तो x आया होगा, तो x पहले कुछ पद रहा होगा जिसमें उसको मल्टीप्लाई करने पर ये पद आया होगा। तो ऑप्शन से देखो ये किससे भाग जा रहा है, आपका 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ठीक है। तो आपका पूर्ण वर्ग, और ऐसे वर्ग में तोड़ना है इसको, इस 20 को याद रखिएगा, ऐसे में तोड़ना है इसको कि टूटे भी ना, तो जो टूट रहे हैं वो आपस में
वर्ग होना चाहिए। जैसे 20 को मैं तोड़ूंगा तो ये किसमें टूटेगा, 2 गुना 5 इसी में टूटेगा। तो ये तो 2 गुना 2 दोनों जोड़ी बन रहा है, मतलब ये वर्ग हो गया। अब ये 5 ऐसा पद रहा होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई किया हूँगा इस x में, तब वो 20 आया होगा और वहाँ पर वो घटाने से पूर्ण वर्ग बना होगा। शायद समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 20 जो बचा शेषफल, इसी को मैं घटाऊंगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन मुझे बोला था क्या कि कौन सी संख्या घटाना है ये बताओ। घटाने वाली संख्या नहीं पूछी, उसने बोली कि जो संख्या घटा रहे हो उसमें किस पद का गुना किया जाना चाहिए करके। ये जो संख्या घटा रहा हूँ इसमें किस पद का गुना किया जाना चाहिए करके। तो अगर मैं 5 का ही गुना और करता ना तो ये भी क्या हो जाता, जोड़ी बन जाता, जोड़ी और बन जाता, 5 का और गुना करता तो मतलब ये भी वर्ग में और ये भी वर्ग में। तो 5 ही बस बच रहा था ना वहाँ, इसका गुणनखंड करने के बाद केवल 5 ही बच रहा था। तो 5 ही को मेरे को गुना करना पड़ता, तब वो क्या बनता, पूर्ण वर्ग। तो ऑप्शन में मेरा 5 था और ये मेरा आंसर हो जाता। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में यहाँ पर का पोर्शन, तो इससे रिलेटेड और एक आध क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊँगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। खैर फिलहाल आई होप आपको समझ में आया हो मेरी बातें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 5 आएगा, क्यों आया, क्योंकि देखो 2 का जोड़ी बन रहा था, 5 बस अकेला छूट रहा था, तो उसी अंक का गुना करूंगा तो उसका भी जोड़ी बन जाता, इस वजह से 5 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक कम हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल कितना % हो जाएगा। तो आयत बोले, वर्ग बोले, या फिर आपको बोला जाए कि घन घनाभ का फॉर्मूला आ जाए, तो उसमें जब भी बोले कि क्षेत्रफल में किसी एक की लंबाई को बढ़ा दी गई, किसी एक की चौड़ाई को घटा दी गई, या मतलब किसी एक भाग को बढ़ाया गया दूसरे को कम किया गया, तो उसके लिए क्या करना, हमेशा कितना बढ़ा रहा है और कितना कम कर रहा है इसको आपको देखना है। कितना बढ़ा रहा है और कितना कम करना है इसको आपको देखना होता है। तो देखिए इसमें 40% बढ़ा रहा है मतलब आपका लंबाई क्या हो जाएगा, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, लंबाई पहले 100 रहा होगा, चौड़ाई अपने आप में 100 रहा होगा परसेंटेज में, भले इसकी वैल्यू कुछ हो उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप में क्या होगा, 100 होगा। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, अगर किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 10 रुपये है, तो 5 रुपये जिस इंसान के पास है उसके लिए 5 रुपये जो है वो 100% है, जिसके पास 10 रुपये है उस इंसान के लिए वो 10 रुपये उसके लिए 100% है। तो सेम यही है, लंबाई के लिए लंबाई अपने आप में 100 है और चौड़ाई अपने आप में 100 है। तो 100 में 40% बढ़ गया तो 140 हो गया, 100 में 20% कम हो गया तो 80% हो गया। अब इसने बोला है तो आयत का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, तो बेटे 100 कर दूंगा। एक ही बार 100 लिया, क्यों, क्योंकि आंसर भी मेरे को परसेंटेज में लाना है। अगर आंसर मेरे को अंकों में ला रहा होता तो इसका भी परसेंटेज मेरे को हटाना पड़ता, लेकिन अभी नहीं हटाना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको करना है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसको लेना, आपस में गुना करना, नीचे में 100 लेना। तो 112% निकल कर आता है, 112% निकल कर आता है। अब ये 100 से कितना अधिक हो गया, 12 अधिक दिख रहा है आपको। 112 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो ये आपका 12 ही आंसर होगा। क्या बोला मैंने, ऐसे प्रश्नों में जिसमें से किसी एक भुजा को बढ़ाया जा रहा है दूसरे को कम किया जा रहा है, तो उसमें जितना बढ़ाया जा रहा हो 100 उसको लेना, जितना कम किया जा रहा हो उतने को लेना। उसको लेने के बाद नीचे 100 कर लेना, यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगा उसको देखना कि वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। 100 से 12% ज़्यादा था तो 12% आंसर। अगर इसकी जगह यहाँ पर आंसर आ जा रहा था 86, तो ये 100 से कितना % है, 14%, तो ये 14% कम आंसर आता। इसका आपको ध्यान में रखना, बहुत ही सरल था, आसानी से कर सकते हो, तो इसी प्रकार से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ दिया गया है एक कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5 घंटे का समय लेती है। पिछली बार लिए गए समय के 4/5 भाग में दूरी तय करने के लिए कितना इसका गति होना चाहिए, कितनी गति बनाए रखनी चाहिए। बहुत ही आसान है, समझिए आप। 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में समय करता है, तो भाई मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, दूरी बटा समय, तो कितना निकलेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये किलोमीटर में था और एक घंटे में था, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने तय किया होगा। अब बोला कि पिछली बार लिया गया समय क्या था, 5 घंटा था, 5 घंटा था। लिए गए समय के 4/5 भाग का 4/5 भाग, 4/5 भाग मतलब 4 घंटा में समान दूरी तय करने के लिए, समान दूरी मतलब इसी 300 को बोल रहे हैं, 300 को तय करने के लिए कितने समय में, इसी समय में बोला ना
पिछली बार लिए गए समय 5 घंटे के 4/5 भाग, मतलब 4 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए, समान दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी गति बनाए रखनी चाहिए। तो यहां से निकल जाएगा 4 घंटे में इतना दूरी तय करने के लिए कितना मिलेगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आएगा, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। जितना दूरी दिया था और समय दे दिया था कि इस समय में तय करता है, तो उसका स्पीड निकल गया। बोला कि पिछले बार लिया गया समय जो था उसका 4/5 भाग में हुआ, समान दूरी को मतलब इसी 300 किलोमीटर को तय करने के लिए कितना स्पीड रखेगा। तो पिछले बार कितना था, 5 घंटा था, 4/5 भाग बोला तो यहाँ से निकाल लिया, 4 घंटा निकल गया। इसी 4 घंटे में 300 को दूरी को तय करने बोल रहे तो कितना आया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान था, आसानी से बनाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र हैं ए बी सी, एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ कितना है, 53,010 रुपये है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो ये साझेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन है। साझेदारी पर बेस्ड या फिर पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ना जो भी बोला है उसको आपको अनुपातिक वे में ले लेना है। अनुपात में ही दिया रहता है, अगर अनुपात में नहीं देगा तो आपको रुपए में दिया रहेगा, लेकिन आपको लेना किस वे में, हमेशा अनुपातिक वे में ही लेना है। 3 अनुपात बोला था तो ठीक है भाई, कोई धनराशि रहा होगा 3 यहाँ। अब 3 अनुपात में मैंने हमेशा बताया कि कोई कॉमन फैक्टर हट गया होगा, इसलिए ये अनुपात में आ गया है, तो हम भी अनुपात के रूप में ले लिए। इसका कितना था, ये 2 अनुपात में पैसा लगाया और ये 6 अनुपात में पैसा लगाया है। ठीक है, आगे बोला कि 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा 6 महीने बाद निकलता, मतलब 6 महीने तक तो ये पूंजी लगा ही होगा, इतना ही पूंजी लगा होगा। इतने महीने बाद वो क्या करता है, पूंजी का आधा, पूंजी कितना था 6 लगाया था तो आधा हो गया मतलब 3, 6/2 मतलब 3 भाग निकाल लेता है तो 3 बचेगा। आधा भाग, 6 का आधा भाग निकाल लिया मतलब कितना आया 3 भाग निकाल लिया, पहले 6 था तो अब कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, और आधा निकाल लिया तो आधा ही बचेगा। इस तरीके से भी 3 आएगा। तो 3 भाग, अब ये क्या रहता है, निकाल तो लेता है लेकिन ये पूरा तरीके से बाहर हुआ है क्या, नहीं, केवल अपना आधा भाग ही निकाला है। मतलब ये आगे साल भर के लिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि वर्ष के अंत में पूछा है। अगर 2 वर्ष के अंत में बोलता तो यहाँ 18 महीने आता, क्योंकि 6 महीने हो गया था तो 12, 18 और 6 कितना होता है 24 महीना। एक वर्ष में कितने माह, 12 माह। 2 वर्ष अगर बोला रहता तो कितने आते, 24 माह। अगर 2 वर्ष बोला रहता और 6 महीने बाद निकाला तो यहाँ 18 आ जाता। अभी 1 वर्ष की बात की है, 1 वर्ष में है 12 माह, तो 6 महीने आधा पैसा लगाया, 6 महीने पूरा पैसा लगाया, उसके बाद आधा पैसा निकाल लिया तो आधे समय के लिए उसका आधा पैसा लगा रहा। ये आधा पैसा लगा रहा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसके बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। मतलब ये पूरे 12 महीना लगा के रखा अपना पैसा। ए के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं बताया। मतलब ये भी पूरा 12 महीने के लिए लगा के रखा है पैसा। ये क्या आया, 3 गुना 12 ही लिख रहा हूँ क्योंकि आगे मेरे को काटना ही है। 6 छक्का 36, 36 और 6 तिया 12, ये 36 धन 6 तिया 18, तो कितना हो गया 54 होगा। ठीक है, अब देखो ये अनुपात में इन लोग को पैसा मिलना था, लेकिन ये अनुपात को मैं और छोटा कर सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर मेरे को दिख रहा था सब में। क्या दिख रहा था, 6 से भाग देता तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 नहीं है 54। और कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा क्या, नहीं। यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो इस अनुपात में इन लोग को इनका पैसा अब लगा रहा साल के अंत तक। इस अनुपात, पहले ये अनुपात रहा था, अब 6 महीने बाद जब उसने अपना आधा पैसा निकाल लिया तो नया अनुपात इस तरीके से निकल कर आया। अब इसी अनुपात में इन लोग को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ का वैल्यू कितना दिया गया है मेरे को, लाभ का वैल्यू कितना दिया गया है, 53,010 रुपये। अब ये सभी का अनुपात, सभी का पैसा उसमें लगा हुआ है तो सभी का अनुपात को जोड़ दो, 6 4 10 19, 19 अनुपात। 19 अनुपात से जब डिवाइड करूंगा तो 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। और मुझे किसका पूछा गया है, ए द्वारा अर्जित लाभ पूछा गया है, तो 1 अनुपात कितना था 6, तो 6 से गुना कर दूंगा, 1 अनुपात की वैल्यू मिलेगी। और ए का कितना पैसा लगा हुआ है, 6 अनुपात में पैसा लगा हुआ, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही उसी जितना पैसा आप लगाओगे उसी अनुपात में तो आपको लाभ मिलेगा। तो जितना 6 अनुपात में पैसा लगाया था 6 अनुपात में लाभ अर्जित करेगा। अब यहाँ से कट रहे क्या, तो 19 दूनी 38, 48 और 5,
इससे 9 बार में गया वो, 9 बार मतलब कितना कितना गया, 19 से मैं पहले गया 2 बार में, 15 बचा था, ये 0 तक के साथ 1.5 हो गया, फिर 7 बार में गया, ये 7 है, 7 बार में गया, 133 बचा 17, एक तो 19 नहीं है, 171 होता है, तो 9 बार में गया, 0 का 0, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 6 नहीं है, 54 का 4 हासिल आई 5, 6 सत्ते 42, 42 और 5 आपको हो जाएगा 47, 5 बचा, 6 दूनी 12 और 12 5 17, तो 17,740 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से इसको बनाना है, पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसी के रूप में आपको सॉल्यूशन लेना होता है। मैंने बोला था शुरू में कि ये अनुपात के रूप में दिया है, तो आपको अनुपात के रूप में तो ले लिए। अगर ये पैसे के रूप में देता कि ए ने 15,000, बी ने 10,000, सी ने 30,000 पैसा लगाया है, तो भी आपको इसी अनुपात के रूप में आंसर क्वेश्चन को बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ आपको आत्म मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज दिलाने का फ़ायदा ये होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जब आप दिलाओगे तो उस समय आपका माइंड जिस तरीके से एग्ज़ाम में वर्क करता है, बिहेव करता है, वैसा ही करेगा। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज दिलाएं तो एक तो स्टडी टेबल पर बैठे ही है, जैसे कि टेबल और बेंच रहता है या फिर कुर्सी है आपके घर में, तो जो भी बेस्ट सोर्स अवेलेबल है उस तरीके से बैठ के दिलाएं, ताकि आपका जो माइंड सेट है एग्ज़ाम वाला हो। और जब टेस्ट सीरीज दिलाओगे तो आपको पता चलते जाएगा कि आप गलतियां कहाँ पर कर रहे हो, और उसी गलतियों को आप टेस्ट सीरीज में सुधारते चलेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा आपके मेन एग्ज़ाम में। तो मेरा मेन मोटो बताने का ये है कि टेस्ट सीरीज दिलाने का आपको एग्ज़ाम्स में फ़ायदा बहुत ही होता है, तो इस बात पर गौर कीजिएगा। और इसी को हम लोग सोचते हुए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मिनिमम रेट पर टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, तो आप सभी उसे परचेज कीजिए और अपने टेस्ट सीरीज को दिलाते रहिए और अपना आत्ममूल्यांकन करते रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसको हम देखते चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया, यदि 12 नारियल की खरीद पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल का मूल्य 25 रुपये है, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितनी होगी। क्वेश्चन क्या बोला, 12 नारियल की खरीद पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, मतलब 12 नारियल खरीदने पर 3 मुफ्त में दे दिया जा रहा है। अब बोला कि प्रत्येक नारियल का मूल्य 25 रुपये है, मतलब एक नारियल पड़ता है 25 रुपये का, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितनी है मतलब ऐसे देखने से हमको लगता है कि 12 नारियल लिया है तो 3 मुफ्त में दिया, यही 3 छूट होगा। एक्चुअल में यही 3 छूट होगा, लेकिन वो किस पर पूछा है, प्रत्येक नारियल पर कितना छूट मिला। वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो आपको 3 नारियल का पैसा देना नहीं पड़ा, 3 नारियल का पैसा देना नहीं पड़ा, मतलब एक नारियल 25 रुपये, तो 75 रुपये की आपको छूट मिलती है। लेकिन पर्टिकुलर एक नारियल के पीछे आपको जब पूछे प्रभावी छूट, तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 12 नारियल का जब मैं पैसा देता हूँ 25 रुपये एक नारियल की दर से, 25 रुपये एक नारियल की दर से, तो ये आपका हो जाता है सॉरी 300 रुपये, ठीक है। 12 पंचे 60, 06, 12 दूनी 24, 36, 300 रुपये टोटल मैं देता हूँ 12 नारियल के लिए। लेकिन क्या मुझे 12 नारियल मिल रहा है, नहीं, 12 के साथ 3 मुफ्त मिल रहा है, मतलब टोटल नारियल कितने मिल पा रहे हैं मुझे, 15 नारियल। कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो 300 रुपये में जब मुझे 15 नारियल मिल रहा है तो एक नारियल मेरा कितने का पड़ेगा, 20 रुपये का, और पहले कितना पड़ता था, 25 रुपये का। तो प्रति नारियल मुझे कितना छूट मिल रहा है, तो यही तो होगा 5 रुपये का छूट। पहले 25 था, ये 25 वाला जो पहले था अभी 20 रुपये है। अब एक नारियल में मुझे 5 रुपये की छूट मिल रही है, दिख गई। अब ये छूट कितने रुपए पर मिल रही थी, 20 रुपये पर कि 25 रुपये पर। तो एक्चुअल मूल्य क्या था, 25 रुपये, तो 25 रुपये नीचे लिखूंगा। जिस मूल्य पर मुझे लाभ या हानि हो, छूट मिले या उसमें बढ़ोतरी हो, उसी मूल्य को लेना रहता है। तो 25 रुपये पर ही छूट मिला है 5 रुपये का, तो नीचे 25 लेंगे। परसेंटेज में पूछा है कितना प्रतिशत होगा, आपका ऑप्शन भी परसेंटेज में, तो आप ले लेंगे मल्टीप्लाई में 100, ये 4 बार गया, 4 पंचे 20, तो 20% का आपको प्रभावी छूट प्रत्येक नारियल पर मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। इसमें पूछा गया है 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं,
कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो इससे 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, MDH बाई वर्क। जो भी काम आप करोगे वर्क इक्वल टू, इसको 1 ले लेना, M2D2H2 बाई वर्क। ये वर्क समान रहेगा या फिर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल में ही रहेगा। मतलब ये एक काम जो ये किया उसका ये तो 2 गुना काम करेगा, 3 गुना काम करेगा, आधा काम करेगा, लेकिन इसी के ही मल्टीपल का आपको बताया गया रहेगा। ठीक है, ऊपर में आपको MDH, अगर ये वर्क अभी ना लिखो आप, अगर ये वर्क अभी ना लिखो तो यहाँ आप लिख सकते हो x। ये x क्या होगा, ये दोनों तरफ x सेम रहेगा, सेम चीज बताएगा। जैसे यहाँ बॉक्स बताया गया ना, तो इधर भी बॉक्स इधर भी बॉक्स आएगा। ये x होता क्या है, ऊपर में MDH, पहले ऊपर वाले बता देता हूँ। MDH में पहले आएगा तो मैन, डे और आवर, ये 3 चीज ही आप ऊपर में रखोगे। इसके अलावा कोई भी चीज दे उसको आपको बटे में ले लेना है। तो ये x की जगह ये 3 को छोड़कर जो भी पद है वो x में ले लेना है। ये फॉर्मूला कहता है अपना। तो मैंने m से बताया, मैन मतलब आदमी, व्यक्ति, पुरुष, महिला जो भी बोला उसको m से डिनोट किया। d दिन, जितने भी दिन काम करोगे। h जितने भी घंटे आप काम करोगे। तो जो भी दिया होगा MDH में उसको ऊपर लेना है, नीचे उनके अलावा जो भी चीज़ दी हुई उसको नीचे लेंगे, और अगर MDH में से कोई पूछे तो उसको यहीं से निकाल लेंगे। अब पूछ क्या रहा है, बोला है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स रखो। मैं बोला MDH के अलावा जो भी आए वो नीचे, कितने दिन में, 7 दिन में कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, मान लिया x तो ले लिया था, तो व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ m ही मान लेता हूँ। 65 बॉक्स बोला, बॉक्स नीचे आ जाएगा। 5 दिन में कर सकते हैं तो 5 ले लिया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। सेम यही फॉर्मूला हर जगह जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो करना है आपको। तो ये जाएगा 7 से 5 बार में, 5 से जाएगा 3 बार में, ये 5 से जाएगा 13 बार में। तो आपका m, ये 13 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 13 3 39। यहाँ से क्या होता है, मैंने हमेशा बताया कि जो हर का पद रहेगा वो अंश के साथ चले जाएगा पक्षांतर में, और अंश का हर के साथ। अगर धन ऋण में है तो धन वाला पक्षांतर होकर ऋण, और ऋण वाला धन हो जाता है। ठीक है, तो ये हर में था, इधर अंश में चले गए तो 13 3 39, 39 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। MDH ऊपर, जो भी पद उसके अलावा आया वो नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। इसमें क्या बोला है, यदि x प्लस वाई बराबर 5, x इंटू वाई बराबर 10, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन्हीं 2 फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, जहां भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर एक्स वाई या फिर x प्लस वाई आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये निकालने बोला जाए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, और आपको x माइनस वाई निकालने बोला जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया था, x इंटू वाई का वैल्यू दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोग से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये प्लस है। मुझे x प्लस वाई की वैल्यू पता है 5, रख दिया। ये निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, प्लस 2x इंटू वाई की वैल्यू दिया था 10, तो 10 ले लिया। ये आया 25, ये बराबर यहाँ आया बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे x प्लस वाई की वैल्यू ही दी गई थी। अगर यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू दी होती तो मैं ये वाला फॉर्मूला रखता, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, ये फॉर्मूले से बना था। तो जो वैल्यू दी गई है उसी फॉर्मूले के अनुसार आपको आगे चलकर इसको सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान है। कभी कभी इस पर बेस्ड क्यूब वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जो ये स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आप आसानी से बना पाएंगे। तो ये सरल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोला है 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। यदि एक ट्रेन की गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। मैंने मान लिया, क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप, कि 200 मीटर की लंबी दो ट्रेनें हैं, मतलब दोनों ट्रेन की जो लंबाई है 200 मीटर है, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। यदि एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे का ज्ञात करना। तो कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, आप सामान्य चीज़ों से समझिएगा। अगर एक मैं हूं और दूसरे तरफ से दूसरा कोई व्यक्ति अगर दौड़कर आ रहा है मेरे साइड, तो या अपने आप को लीजिएगा, आप एक साइड है और दूसरे तरफ से आपका दोस्त दौड़कर आ रहा है, तो आप दोनों जब एक दूसरे की ओर दौड़ के आओगे तो जल्दी पहुंचोगे कि देर से जल्दी पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि दोनों दौड़ रहे हैं। दूसरा केस समझना कि आप अपने दोस्त की ओर दौड़ के जा रहे हो, तो इस समय में क्या होगा, केवल ये बस दौड़ा है, मतलब केवल आप बस दौड़े अपने दोस्त की ओर, मतलब इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और केवल आप ही दौड़ रहे हो तो आप ही का बस स्पीड रहेगा। पहले केस में दोनों दौड़ रहे थे एक दूसरे की ओर, मतलब दोनों की स्पीड है, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हो, समय कम लग रहा है, मतलब दोनों की स्पीड जुड़ रही है। तो यही केस यहाँ पर लगता है, जब विपरीत दिशाओं से कोई चीज़ें एक दूसरे की ओर आए तो उनका समय कम हो जाता है और स्पीड जुड़ जाता है। और जब एक ही दिशा में दोनों भागने लगे, जैसे पुलिस और चोर वाले केस में होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में किया मैंने, पुलिस और चोर वाले केस में क्या होता है, अगर चोर भी इसी ओर भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है तो एक थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इसको पकड़ने में, पुलिस को चोर को पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर पुलिस और चोर दोनों एक दूसरे की ओर भाग कर आए, जो कि होगा नहीं कभी, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आए तो क्या होगा, कम समय में पकड़ा जाएगा चोर। तो यही कहा जाता है, इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो हमेशा इसमें याद रखना। तो जब मैंने बताया कि जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब दोनों की ही स्पीड लागू होगी। तो एक का स्पीड मैंने S1 माना, दूसरे का माना मैंने S2, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब यहाँ क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, ये प्लस हो गया। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, D अपॉन T। तो T तो कॉमन रहेगा, दोनों एक दूसरे को ही पार कर रहे हैं, तो T तो कॉमन रहेगा 10 सेकंड। अगर ट्रेन 1 ट्रेन 2 को 10 सेकंड में पार करे तो सेम समय वही लगेगा कि दूसरे को भी पार किया। ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहले पार कर गया फिर दूसरा बाद में पार करेगा, ऐसा तो नहीं, दोनों तो साथ में एक दूसरे को पार करेंगे। दोनों एक दूसरे को जब साथ में पार करेंगे तो समय कॉमन रहेगा। अब ये जो D है यहाँ पर पेंच आके फंसता है। तो जब ट्रेन दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो ये ट्रेन तो अपनी लंबाई को पार करेगी ही करेगी, साथ में क्या इस ट्रेन की भी लंबाई को पार नहीं करेगी। ये यहाँ से क्रॉस हुआ, अगर ये खड़े रहता तो अगर इसको मान चलिए दूसरा जो ट्रेन है वो खड़ा है, तो जब ये पार करेगा तो पहले तो अपनी लंबाई यहाँ तक पार कर लिया, यहाँ तक ट्रेन की लंबाई इसको पार कर लिया, प्लस इस ट्रेन की यहाँ तक भी लंबाई है, इसको भी तो पार करने में उसका सबसे पिछला हिस्सा काम करेगा। तो जब सबसे पिछला हिस्सा दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो उतना डिस्टेंस और चला होगा ट्रेन सामने की ओर, इसलिए यहाँ पर दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर आपका प्लेटफॉर्म आएगा, सुरंग आएगा, गुफा आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है कि जो सुरंग की लंबाई है उसको तो ट्रेन का सिरा पार कर लेगा, मान के चलिए ये सुरंग है या फिर प्लेटफॉर्म है, तो जब यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पर इसका सिर है ट्रेन का, यहाँ से पार किया, और इसका सिर जब यहाँ पर निकला तो क्या ये पार कर चुका है, क्या नहीं, क्योंकि इसके पिछला भाग इस एरिया पर अभी है। तो जब पिछला भाग इस पूरे एरिया को पार कर लेगा तब पूरे ट्रेन को पार माना जाएगा, इसलिए इतने एरिया को तो पूरा पार कर रहे हैं, प्लस जब पिछला एरिया यहाँ से निकलेगा तो जितना ट्रेन का लंबाई है उतना वो आगे चल चुका रहेगा उसका सिर, तो मतलब उतना दूरी और चला है ना। तो इस कारण से पूरे ट्रेन की लंबाई को इस प्लेटफॉर्म या इस सुरंग या इस गुफा या फिर इस दूसरे ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें ट्रेन की लंबाई को ऐड करना है। ट्रेन की लंबाई क्या दी, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, दूसरा भी वही है, सेम बोला है 200 मीटर लंबाई, 200 मीटर लंबी दो ट्रेन बोला है, मतलब 200 मीटर दोनों ट्रेन हैं, तो 200 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस समय मैंने बोला कॉमन, एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो सेम समय लगेगा। यहाँ पर समय को मत जोड़िएगा, समय को क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि दूसरा ट्रेन भी तो पहले ट्रेन को पार करेगा और दोनों एक साथ ही पार करेंगे ना एक दूसरे को, तो उसी समय को तो ही बताया गया होगा, तो 10 सेकंड वही समय होगा। अब इसमें S1 हमको दिया गया था क्या,
जी हमको हमको S1 दिया गया है, मैंने मान लिया कि S1 है 90 है। ये प्लस वाले में मतलब जब विपरीत दिशाओं से आते हैं उस वाले में यहाँ पर 90 को आप प्लस में लो, मतलब 90 को S1 लो या मतलब S1 को या तो 90 लो या तो S2 को 90 लो, फर्क नहीं पड़ेगा। जब माइनस वाला रहेगा मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं दोनों ट्रेनें और कब पार करेंगे वाले में स्पीड में, वहां पर दिक्कत आता है कि 90 किसको लेना है, S1 को लेना है कि S2 को लेना है। S1 को भी ले सकते हैं, S2 को भी ले सकते हैं, किसमें, विपरीत दिशा वाले में। और एक ही दिशा में चले तो उसमें आपको लेना रहेगा, किसी एक को अगर लोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मेन कहाँ दिक्कत आता है कि चिन्ह, तो कई लोग को समझ में आता है माइनस में कैसे आंसर आए। माइनस में इसलिए वहाँ आंसर आ जाता है क्योंकि आपने इस पर वाले को बड़ा ले लिया, इस पर वाले को बड़ा ले लिया होगा और इधर वाला छोटा रह गया होगा, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी 90 ले सकते हो, S1 को या फिर S2 को। जब माइनस का चिन्ह हो तो भले से थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन आंसर जो आ रहा है उसको लेते चलना, माइनस में भी आए उसमें भी तो भी चलेगा, क्योंकि स्पीड कभी माइनस होगी नहीं। और माइनस इसी वजह से आएगा क्योंकि आपने इस वाले पोर्शन को बड़ा वैल्यू ले लिया होगा, इस वजह से। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी आएगा आंसर तो भी चलता है उसमें भी। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए बता रहा था। अब 90 ले लिया, अब ये आगे सॉल्व होगा तो ये तो 90 प्लस S2 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ था और ये क्या सेकंड में दिया हुआ है, और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, और मुझे गति किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं क्या इसको चेंज करूंगा, नहीं, मुझे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिए आंसर। तो मैं चेंज करूंगा इस भाग को जो कि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 18/5 का गुना करूंगा। मैंने बताया था जब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करते हैं, लेकिन जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। तो ये गुना करेंगे तो देखिए 400 हो गया, ये बटे 10 हो गया, ये गुना 18/5। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, 8 बार में गया 144 आया। ये 90 प्लस S2 था, S2 के बराबर में उधर क्या चले जाएगा 90, तो ये घट के कितना हो जाएगा 54। तो आपका 54 आंसर आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यूनिट हमने यहाँ पर चेंज कर लिया था। अगर वहाँ पर आप नहीं करोगे तो आंसर आखिरी में जो आएगा उसमें आपको चेंज करना होता है। ठीक, तो ये था आपका आंसर। सही इसी तरीके से आपको डिराइव करके बनाना है। आई होप मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 49वां क्वेश्चन, इसमें बोला गया है अखिल ने 13 किलोग्राम सेब 2400 रुपये में खरीदे, उसने 7 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर कितने 7 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य तो दे दिया था, टोटल 13 किलोग्राम का 2400 था। अब जब उसने 13 किलोग्राम सेब को बेचा तो उसने पाया कि 7 किलोग्राम सेब को बेचने के बराबर उसे लाभ प्राप्त हुआ है। तो बताओ प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो एकदम सिंपल है, एसपी और सीपी पर बेस्ड है। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग एसपी और क्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग सीपी। क्रय मूल्य कहीं दिया नहीं गया तो यहीं पर ले लेते हैं, ये है सीपी। तो 13 किलोग्राम को जब उसने बेचा, 13 किलोग्राम बेचने पर एसपी कोई मूल्य होगा, मैंने मान लिया एसपी को एसपी। 13 किलोग्राम जब किसी सेब को बेचता है तो एसपी ले लिए 13 एसपी। ये किसके बराबर है, तो 13 किलोग्राम सीपी, ये जो उसने खरीद के लाया उतना पैसा प्लस उसमें लाभ कितना 7 किलोग्राम एसपी के बराबर लाभ, मतलब इसी में एडिशनल इतना उसने लाभ प्राप्त किया है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपका क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी यही होता है। लाभ कितना है 7 एसपी के बराबर लाभ है, एसपी माइनस सीपी ये हुआ रहता, ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। बट मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पर अगर लिखूंगा तो फिर वापस इसको इसी फॉर्मेट में मुझे लिखना ही पड़ेगा, कैसे मैं वो आगे बता दूंगा। तो अभी इसको समझिएगा, 13 किलो बेचने पर उसे 7 किलो सेब बेचने के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ किस पे होता है, जो खरीदी रेट है उस पर लाभ होता है। तो खरीदी रेट कितना था 13 सीपी था, 2400 दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी उसको सीपी के फॉर्म में ले रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ एसपी लिया हूँ तो यहाँ सीपी भी ले लिया। ठीक है, अब ये एसपी एसपी एक साइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 एसपी बराबर 13 सीपी। फिर एसपी बटे सीपी में ले लिया साथ में, तो ये क्या प्राप्त हो गया 13/6। और अनुपात के रूप में मैंने बताया था अनुपात वाले क्वेश्चनों में कि इस प्रकार से लिखने पर जो सामने की वैल्यू है
वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो SP 13 हो गया, CP 6 हो गया। अनुपातिक रूप में, जब अनुपातिक रूप में CP 6 है और CP कितना है टोटल आपका 2400 रुपये 13 किलोग्राम का, उतने में ही खरीदा था उसने। तो यहाँ पर देखिएगा CP जब 2400 है और CP का अनुपातिक वैल्यू कितना है 6 है, 6 है, तो जब इसे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 kg का मुझे मिल जाएगा मूल्य। 1 CP मतलब एक अनुपातिक वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अनुपातिक वैल्यू कितना है 6 है। जब टोटल वैल्यू को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो एक अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी 400। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू 400 है। मुझे चाहिए कितना, SP चाहिए। CP तो मुझे पता ही है, SP मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर मान रख के। तो ये SP कितना निकल जाएगा 13 गुना 400, एक अनुपात की वैल्यू वही निकली है 13 चौक 5200। तो टोटल 5200 मेरा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। टोटल 5200 क्या हो जाएगा मेरा SP, टोटल 5200 क्या हो जाएगा मेरा SP। अब मुझे टोटल पूछा था क्या, सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य पूछा, प्रति किलोग्राम बोला है। तो ये तो टोटल 5200 आया। जब टोटल 5200 आया और मुझे पूछा क्या गया है प्रति किलोग्राम, कितना किलो था टोटल, टोटल था 13 किलो। तो 1 किलो की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 चौक 52, 400 रुपये। तो आपका 400 रुपये आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर भी तो आया था 400, हाँ ये भी आंसर है, डायरेक्ट आप यहीं से आंसर ले सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SP की वैल्यू 13 दी गई थी और 13 अनुपात और 13 ही आपका किलो था। लेकिन इतना फ्लुएंटली हमारा दिमाग काम नहीं करता है। पेपर में आप जब भी क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको देखना ही पड़ता है कि अनुपातिक वैल्यू 1 दी है, एक अनुपातिक वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो SP या जिसके भी पूछेगा अनुपातिक वैल्यू में, टोटल अमाउंट निकलने के बाद जो पूछा गया है उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर होता। अब मैंने शुरू में यहाँ पर बताया था कि हम शायद यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से ये कैसे आता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाभ बराबर मैंने बोला SP माइनस CP होता है, 13 SP माइनस 13 CP कर सकता था क्या मैं। लाभ कितना 7 SP के बराबर, यही तो लाभ था, बोला ना 7 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 7 के विक्रय मूल्य SP ले लिया, यही लेता। आखिरी में मैं अल्टीमेटली इधर लाता इसको, तो ये क्या लिखता 13 SP बराबर, ये इधर आ जाता तो 7 SP प्लस 13 CP, यही चीज़ लिखता और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको मैंने एक स्टेप कम बताया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या SP माइनस CP ये होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये आप स्टेप एक एक्सिट कर सकते हो, छोड़ सकते हो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से इसको लिख कर। ठीक है, तो ये कीजिएगा। आई होप समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा टॉप 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इससे बाहर लगभग किसी भी प्रकार के मेथड के क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। मैंने जितना कोशिश कर पाया कि लगभग सभी मेथड को कवर करने का, तो आप सभी का दायित्व तो बनता है कि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार फॉलो करते रहे। और जो बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आइए, तो बहुत ही जल्द हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको लगातार इसके अपडेट मिलते रहें। 50वां क्वेश्चन करते हैं। 50वां क्वेश्चन में दिया गया है 1/4 ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 6/5 प्लस जो भी ये दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें ऑफ जो बोर्डमास रूल है, बोर्डमास रूल उसका बहुत ही महत्व है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट यहाँ दिया है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ इस पूरे पद को। तो ये 1/4 होगा और ये ऑफ किसका है 1/4 का है, मतलब यहाँ 18 होगा, ये होगा। ये सॉल्व होने के बाद ये बटे लगेगा। मैंने बोला ब्रैकेट पहले फिर ऑफ, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है फिर क्या होता है ऑफ सॉल्व होता है। ऑफ सॉल्व करेंगे तो ऑफ के लिए क्या 18 आया। ठीक, तो ये पहले मैं सॉल्व कर लूँ तो कितना हो जाएगा ये, जब ये मैं काटूंगा 2 से और 9, तो इसको मैं 2/9 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको कितना लिख दिया 2/9 लिख दिया। इसको सॉल्व करके 2/9 लिख दिया। अब इसके भाग में कितना दिया 6/5, भाग में दिया गया 6/5, मतलब 6/5 को मैं ऐसे लिखूंगा 6/5। और मैंने बोला था चौथा पद ऊपर जाके कल गुना हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया गुना कर दिया। तो मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर ले गया और गुना कर दिया, तो मतलब 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। प्लस का चिन्ह लगा था, ये ब्रैकेट अब अपने आप में अंदर सॉल्व होगा। तो इसके लिए पहले 8 लघुत्तम आ जाएगा। कैसे आया पहले के लेक्चरों में मैंने बताया हुआ है। तो 8 से एक बार में गया तो 8 एकम 8 प्लस 4 से 2 बार में गया तो गुना 2 कर दोगे तो 7 दूनी 14, यहाँ गुना 1, यहाँ गुना 2, फिर ये ब्रैकेट फिर गुना 1/15।
ये सॉल्व होगा तो यहाँ से 2 से और कट गया ये, तो 5/9 या 27 धन ये 8, 15/8 ये हुआ। और उसके बाद फिर आपका ब्रैकेट के बाहर है 1/15। यहाँ से हम लेंगे तो ये 8 सत्ते 56, दो सौ सोलह जो होगा वो आना चाहिए। तो ये 8 बार में 8 पंचे 40 प्लस शायद हमने कहीं पर कैलकुलेशन गलत किया है क्या? ओह सॉरी, कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया हुआ है। देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो ही गया, तो ये बात आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा कि मैंने यहाँ पर से ही उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं ये पूरा ही मुझे मिटाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं फिर से बताता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया था। ये यहाँ पर 1/4 गुना 18 जो था, इसको मैंने गलत काट रहा था, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18, मुझे 9/2 लिखना था, मैंने 2/9 लिख दिया था, इस वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। वही मैंने बोला कि किस कैसे आंसर रॉन्ग आ रहा है करके। तो इस तरीके से आप भी जब भी क्वेश्चन में करेंगे, अगर गलती होगा तो ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा, आप शुरू से देखते आएंगे। तो अब ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये 9 आया और ये /2, फिर मैंने बताया ये इधर 6/5 लिखोगे, ये चौथा पद ऊपर चले जाएगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, लिख लिया यहाँ पर। और क्या किया, 5/6 आप पलट के लिख सकते हैं, तो पलट के मैंने लिख दिया। फिर प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व होने वाला था, तो ब्रैकेट सॉल्व करके मैंने बताया था ब्रैकेट सही था, तो 1/15 यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आती है, सॉरी 15/8 निकल के आती है। कैसे, इससे पहले जब जो मैंने मिटाया उससे पहले वाले में देखना, केवल यहाँ पर गलत था ये, तो ये पता मैं सुधार के चल रहा हूँ, बाकी सिमिलर प्रोसेस है। फिर यहाँ गुना 1/15, ये 3 से 2 बार में, तो ये 15/4 धन 15/8 ये हुआ, गुना 1/15 है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आएगा 8, ये 15 दूनी 30 45 गुना 1/15, तो ये 15 से 3 बार में, तो आपका 3/8 सही आंसर हो जाता है। तो 3/8 ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ 3/8 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। तो ये था आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। माफ़ कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने शुरू में कैलकुलेशन थोड़ा सा उल्टा लिख लिया था, किया सही था, बस लिखने में गलती कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आप फिर से बनाकर देखिएगा, और जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, इन 50 क्वेश्चन का पीडीएफ, तो वो हमारे योगेन साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, तो आपको वो बहुत ही आसानी पड़ेगा पेपर में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन को करोगे तो।
और साथ में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कहीं पर लगे कि हमसे गलती हुई हो, या हमारे लिए आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।